हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 का सोशल साइंस का जो बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। इसका मतलब होता है गुप्ता युग अथक रचनात्मकता का युग। ओके, टायरलेस क्रिएटिविटी मीन्स अथक ऐसी रचनात्मकता। ठीक है, इसका युग कैसे है ये गुप्ता एरा, इसके बारे में इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, इसकी पार्ट को समझने के लिए। चैप्टर की शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया है कालिदासा इन रघुवंशम। कालिदास का स्टेटमेंट है रघुवंशम में से, नाइदर फोर्स नॉर मियर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट इविल। जो बुराई है उसे न तो बल या फिर केवल कूटनीति डिप्लोमेसी क्या नहीं कर सकती, तो समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, नॉर इज राइटसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अलोन। अभी फ्लैटरी का मतलब होता है क्या करना, चापलूसी करना या फिर झूठ मूठ की प्रशंसा करना। ये जो चापलूसी है ये क्या नहीं कर सकती, तो धर्म की रक्षा नहीं इससे होती है। राइटसनेस मीन्स धर्म, सच्चाई, इसकी रक्षा इससे नहीं होगी, चापलूसी से नहीं होती है। इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम नॉर इंडल्जेंस इन लग्जरी। ये दो चीज़ें, एक विजडम मीन्स बुद्धि और सेकेंड नॉलेज ज्ञान, ये वास्तव में क्या करते हैं, तो किसी भी राज्य को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। कोई भी तरह की इंडल्जेंस इन लग्जरी, इंडल्जेंस मीन्स क्या बोल सकते हैं हम इसे, इंडल्जेंस मीन्स एक भोग विलासी या फिर उपभोग लेने वाली जो चीज़ है, या फिर लग्जरी में रहना, विलासित में डूबना, इससे क्या नहीं होगा, तो राज्य क्या नहीं बनेगा, तो मजबूत नहीं बनेगा, ऐसा कालिदासा कहते हैं। आगे एक इमेज दी है, देखो फिगर 7.1, लैंडस्केप ऑफ अजंता केव। अजंता जो गुफाएं है उसका ये दृश्य है, डेटिंग फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BCE टू अबाउट 480 CE। जिसका निर्माण कब हुआ था, दूसरी शताब्दी जो है 2nd सेंचुरी BCE से कब तक, 2nd सेंचुरी BC मीन्स ईसा क्राइस्ट के जन्म से पहले जो 200 साल है उससे लेकर लगभग 480 CE तक इसका निर्माण चला था। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ये केव्स है। तो इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें, हु वर द गुप्तास। गुप्ता कौन थे, गुप्त जिसे हम कह सकते हैं वो कौन थे। वाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल एज इन द इंडियन हिस्ट्री। अभी भारतीय इतिहास में ये जो गुप्त काल है इसको कभी कभी शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। गुप्तास कौन थे, इसका भी आंसर हमें मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम। इस समय पर ओके जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा उपमहाद्वीप, इसके अन्य भागों में क्या हो रहा था। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन, Who were some great figures of this period and why do their stories matter today? इस काल की कुछ महान हस्तियाँ कौन थी, ग्रेट फिगर्स कौन थे उस टाइम के, उस काल के, और why do their stories matter today, और उनकी कहानियाँ आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, इसका भी आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। क्या दिया है देखो, चैप्टर की शुरुआत में ध्रुव और भविष्य। ओके, भविष्य जिसे बोल सकते हैं हम, हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी टू द पांड्या किंगडम। अभी ये जो ध्रुव और भविष्य है ये पांड्या राज्य की यात्रा से अभी लौटे थे। ठीक है, दे हैड सीन द स्प्लेंडिड मार्केट, उन्होंने वहाँ पे भव्य बाजार देखे थे। टेकन अ शॉर्ट ट्रिप ऑन शिप, ठीक है, जहाज से एक छोटी सी यात्रा की थी। एंड मेट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग पर्ल्स, और मोती खरीदने आए कुछ रोमन व्यापारियों से भी वो मिले थे। पर्ल मीन्स मोती। ठीक है, नाउ दे वर ईचिंग टू यूज इतिहासा अगेन एंड जंप अ फ्यू सेंचुरीज। अब वे ये जो इतिहासा है, टाइम ट्रेवल करने का मशीन, इसका उपयोग करके कुछ सदियाँ आगे कूदने के लिए वो उत्सुक थे। ठीक है, वो चाहते आगे कुछ सदियाँ चले जाए, इसके लिए उत्सुक थे। किसका यूज़ करके, इतिहास, ये जो टाइम ट्रेवल मशीन है उसका यूज़ करके। वॉट वुड दैट बी लाइक, वो समय कैसा होगा। दे वंडर्ड, ओके, और वो सोच रहे थे। ठीक है, क्या सोच रहे थे, विल द सिटीज बी द सेम, क्या शहर वैसे ही होंगे जब पंड्यास के थे वैसे ही शहर होंगे क्या, इसके बारे में वो सोच रहे थे। ठीक है, वॉट अबाउट द पीपल एंड सोसाइटी, लोग और समाज का क्या होगा। वुड दे हैव चेंज, उनमें बदलाव आ गया होगा।
ये क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वुड दे हैव, शासन व्यवस्था कैसी होगी। वुड देयर बी न्यू लिटरेचर न्यू आर्ट, क्या नया साहित्य और नई कलाएं देखने को मिलेगी। दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून विस्क अवे टू, ये सब जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे और जल्द ही वो वहाँ पे पहुँच गए कुछ सदियाँ बाद में, ठीक है। अभी एक मैप दिया है, देखो आप देख सकते हो उस मैप के बारे में। 7.2 का ये मैप है। एम्पायर्स एंड किंगडम्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 3rd to 6th सेंचुरी। अभी 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक की जो इस काल के बीच के जो साम्राज्य और राज्य है, एम्पायर्स में साम्राज्य और किंगडम इस राज्य, ये सब इस फिगर नंबर 6.2 पर 7.2 पर दिए हुए हैं, ठीक है। अभी एक एक करके हम समझेंगे। शुरुआत करेंगे हम कामरूपा किंगडम से। कामरूपा राज्य। द कामरूपा किंगडम वॉज इंपॉर्टेंट पावर दैट रूल्ड इन पार्ट ऑफ मॉडर्न डे आसाम। जो आधुनिक आसाम है उसके कुछ एरिया पर ये कामरूपा किंगडम क्या कर रहे थे, तो रूल कर रहे थे, ओके। ये उनकी एक महत्वपूर्ण शक्ति का स्थान था कामरूपा किंगडम का। कौन सा, आसाम वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पल्लवा किंगडम। अभी पल्लवा किंगडम जो है विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम, कांचीपुरम को अपनी राजधानी उन्होंने बनाई थी पल्लवा ने, ओके। द पल्लवाज रोज टू पावर आफ्टर द सातवाहना डायनेस्टी एंड रूल टिल द लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी सी। पल्लवा ने क्या, तो सातवाहन जो वंश था उनके बाद सत्ता प्राप्त की। सातवाहनास के बाद ये आए पल्लवास, और 9th जो सेंचुरी है उसके लेटर हाफ तक मीन्स उत्तरार्ध तक उन्होंने शासन किया पल्लवा किंगडम ने, ठीक है। उसके बाद है देखो गुप्ता एम्पायर। अभी ये सबसे एम्पायर है, सबसे बड़ा उस टाइम पे था 3rd से 6th सेंचुरी तक। तो इसके बारे में क्या दिया देखो, द गुप्ता एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिश फ्रॉम द 3rd to 6th सेंचुरी सी विथ इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना। अभी ये जो गुप्ता साम्राज्य है, गुप्ता डायनेस्टी, ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कब से लेकर 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक, और ये अच्छे से वहाँ पे फला फूला भी, फ्लरिश हुआ, बहुत अच्छे से वो बढ़ा। और इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र। अभी पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। पटना में इसकी राजधानी थी गुप्ता डायनेस्टी की, ठीक है, गुप्ता एम्पायर की। उसके बाद दिया देखो वाकाटका किंगडम। वाकाटका जो है दे रूल्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट विथ देयर कैपिटल एट नंदीवर्धन नियर प्रेजेंट डे नागपुर। अभी ये जो वाकाटकाज है वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, अपने सबकॉन्टिनेंट के सेंट्रल भाग में, जो सेंट्रल पार्ट है उस पर वो रूल कर रहे थे अपने सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप पर। और उनकी कैपिटल क्या थी, तो उनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। आज का जो नागपुर है उसके पास उनकी राजधानी थी वाकाटका किंगडम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी डिस्कशन है, यहाँ पर आ गए वो भविष्य का सेंटेंस है। सबसे पहले माई हेड इज स्पिनिंग, मेरा सिर घूम रहा है। देयर आर सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स, यहाँ तो इतने सारे राज्य और साम्राज्य है। हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, मैं यह सब कैसे याद रख पाऊंगी, ऐसा भविष्य बोलती है। ध्रुव आंसर कर रहा है डोंट वरी, ओके, चिंता मत करो भविष्य। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी विल रिमेंबर इट, जो हो रहा है उसे समझ लेते हैं और हमें ये सब याद रह जाएगा। भविष्य, इज देयर एनीथिंग इन दिस स्पिरिट दैट वी कैन सी बैक होम, क्या इस काल की कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम घर पर देख सकते हैं। ध्रुव, लेट अस यूज आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट, चलो अपनी समय यंत्र का उपयोग करते हैं और पता लगाते हैं। भविष्य एक्टिवेट इतिहास एंड द जंप टू, अभी वो जो भविष्य है वो इतिहास जो है उनका मशीन उसे सक्रिय करती है और वो जो मेहरौली है दिल्ली में, दिल्ली के पास में, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड्स, और यहाँ पे मेहरौली पर वो पहुँच जाते हैं दिल्ली में, जहाँ पे दिल्ली का एक प्रसिद्ध ऐसा लोह स्तंभ खड़ा है, वो एक देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इमेज भी दिखाया है, इंडिया आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली, ये वो पिलर है, ठीक है। दे ओवर हियर अ टूर गाइड नियर बाय हु वॉज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिलर, वहाँ पर एक जो मार्गदर्शक है, पर्यटक मार्गदर्शक,
वो जो है उसके पास जाते हैं और उस स्तंभ का वो महत्व वहाँ पे समझ रहे थे। ओके, जिससे वो सुन लेते हैं, जो बता रहा था पर्यटकों को, तो उसके वो बता रहा था तो वो सब उसे सुन लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है उस पिलर का, ठीक है, उस स्तंभ का। टूर गाइड, अभी टूर गाइड क्या बोल रहा है देखो, पर्यटक मार्गदर्शक बोल रहा है कि दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल स्टैंड टॉल विदाउट रस्टिंग। अभी ये जो दिल्ली का आप देख सकते हैं लोह स्तंभ आयरन पिलर, ये कितने साल पुराना है, तो 1600 वर्ष से भी अधिक पुराना है और आज भी वो बिना जंग लगे खड़ा है, कोई भी रस्टिंग उसका नहीं हुआ है। इट इज़ अ टेस्टामेंट टू द एडवांस मेटलर्जिकल स्किल ऑफ एंशिएंट इंडिया। यह प्राचीन भारत की उन्नत ऐसी धातु विज्ञान की क्षमता का प्रमाण है, ठीक है। एडवांस मेटलर्जिकल स्किल, उन्नत ऐसी धातु विज्ञान, धातु बनाने की कला, इसका ये प्रमाण आप देख सकते हैं, ठीक है। टेस्टामेंट मीन्स प्रमाण जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। भविष्य 1600 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, लेट अस गो एंड सीट। 1600 साल पुराना और जंग भी नहीं लगाए, चलो इसके पास से देखते हैं। भविष्य, लुक, इज दिस द फेमस आयरन पिलर। देखो क्या यही वो प्रसिद्ध लोह स्तंभ है। ध्रुव, ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट बट आई कैन नॉट रीड इट। ओ बहुत अच्छे, वाह, इस पर कुछ लिखा है लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। भविष्य, आई वंडर हु मेड दिस। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इसे किसने बनवाया होगा, एंड वाई, और क्यों। लेट अस हियर व्हाट द गाइड अंकल हैज़ टू से अबाउट दिस। चलिए फिर गाइड अंकल क्या बताते हैं वो सुनते हैं, ठीक है। अभी टूर गाइड वहाँ पे बता रहा है, देखो, द 6 टन पिलर वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रिगन ऑफ चंद्रगुप्ता II। ये जो 6 टन का वजनी स्तंभ है वो गुप्त वंश के जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में ये बना था, ठीक है। ही वॉज रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, उनके शासनकाल में ये इसे स्थापित किया गया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश एंड ब्रॉट टू दिल्ली अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। इससे सबसे पहले उदयगिरी की जो गुफा है मध्य प्रदेश में, इसके सामने खड़ा किया गया था और उस कुछ सेंचुरी बाद में इसे दिल्ली लाया गया हो सकता है, ठीक है। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट। ये जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और इस पर जो लिखा है वो राजा की उपलब्धियों का वर्णन करता है, ठीक है। अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, राजा के जो उसकी जीत है, अचीवमेंट है, उपलब्धि है, इसके बारे में इस पर वर्णन किया गया है, इस पर लिखा गया है, इंस्क्राइब किया गया है। बोथ दिस इज सो फैंसिनेटिंग, ये बहुत ही रोचक है, फैंसिनेटिंग है। वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस किंग एंड हिज एम्पायर। हम इस राजा और उसके साम्राज्य के बारे में और जानना चाहेंगे। लेट अस बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। आइए क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जो इस रोमांचक यात्रा को हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो शुरुआत करेंगे। डोंट मिस आउट दिया है, देखो इसे भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ है ये। पिक्चर लिविंग अ बाइसिकल आउट इन द रेन फॉर जस्ट 1 ईयर, इट वुड सून शो साइन ऑफ रस्ट। सोचिए थोड़ा सा कि अगर एक साइकिल को सिर्फ 1 साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, बारिश में बाहर खड़ा छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लगने लगेगा, उसके निशान दिखेंगे जंग के, रस्टिंग के। यस, दिस एंशिएंट पिलर स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई फॉर सेंचुरीज रिमेन अनअल्टर्ड। आप देख सकते हैं ये जो क्या है, तो ये जो पिलर है, ये जो स्तंभ है, ठीक है, ये जो प्राचीन स्तंभ है वो सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज भी बिना बदले वैसे ही वहाँ पर है, कोई उसे जंग नहीं लगाई, कोई रस्टिंग उसकी नहीं हुई है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव ट्राई टू अनकवर इट्स सीक्रेट। वैज्ञानिकों ने इसका जो रहस्य है उसको जानने की कोशिश की है, ठीक है। एंड दे बिलीव इट इज़ बिकॉज अ यूनिक थीन लेयर क्रिएटेड बाय द स्पेशल आयरन यूज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोरोजन। तो उनका मानना है, वैज्ञानिक जो उनका मानना ऐसा है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके इस्तेमाल जब इसमें इस्तेमाल किया गया जो विशेष प्रकार का आयन है
और हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है इसके कारण ये जो आयन है इसकी सतह पर एक बहुत पतली अनोखी परत बन जाती है और यह परत जो है उस आयन को जंग लगने से बचाती है। समझ में आ गया आपको? साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है। ठीक है, एक यूनिक ऐसी थिन लेयर यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, अ न्यू पावर इमर्जेस, एक नई शक्ति का उदय। बाय द 3rd century CE the Kushana Empire, which spread over the north and northwest of the subcontinent, started to weaken. 3rd century में क्या हुआ तो जो कुशना एम्पायर है, कुशना साम्राज्य, विच स्प्रेड ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, जो क्या था तो अपना जो सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, उसके उत्तर और नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिमी भागों में फैला हुआ था। स्टार्टेड टू वीकन, कमज़ोर पड़ने लगा। वीकन मीन्स कमज़ोर पड़ना। न्यू किंगडम्स इमर्ज, इसके साथ नए राज्यों का भी उदय हुआ। मीन्स वो कमज़ोर पड़ने लगा, नए राज्य बनने लगे, नए किंगडम बनने लगे। सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, ओके, जिससे एक नया सुदृढ़ीकरण का काल की शुरुआत हो गई। सुदृढ़ीकरण मीन्स या फिर कंसोलिडेशन मीन्स सुदृढ़ीकरण या फिर मजबूतीकरण मीन्स इसका मतलब ये कि कुशना एम्पायर जैसे वीक होने लगा, नए किंगडम्स बनने लगे और ये जो काल था ये क्या था तो एक मजबूतीकरण का काल ये था। ठीक है, एंड द न्यू एक्टर ऑन दिस स्टेज वॉज द गुप्ता डायनेस्टी, और इस मंच पर एक नई शक्ति उभर रही थी जो थी कौन? गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता वंश। ठीक है, देयर आर वेरियस थियरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द गुप्तास, गुप्तों की जो उत्पत्ति है उसको लेकर कई ऐसे सिद्धांत है, कई ऐसे मत आप देख सकते हैं, थियरीज देख सकते हैं। हाउएवर इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट दे इमर्ज इन अ रीजन नियर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एज रीजनल रूलर्स। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वहाँ के कुछ जो रीजन है, वहाँ के कुछ जो स्थानिक प्रदेश है, अंडरस्टैंड, उन क्षेत्रों में एक स्थानिक शासकों के रूप में ये उभरे थे, वहाँ से वो सामने आए। ठीक है, उस रीजन से एक रीजनल रूलर के रूप में वो सामने आए। ओवर टाइम दे रोज टू प्रोमिनेंस एंड इस्टेब्लिश अ पावरफुल एम्पायर। ओके, समय के साथ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्होंने एक शक्तिशाली ऐसा साम्राज्य की स्थापना की, गुप्ताज ने। द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री एंड इज मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मेनी एरियाज। ये जो गुप्ता काल है, गुप्ता जो टाइम है, पीरियड है, वो भारतीय इतिहास में एक विशेष और महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है इसे सिग्निफिकेंट? क्योंकि इस पीरियड में अनेक क्षेत्रों में क्या हुआ तो उल्लेखनीय ऐसा विकास हुआ है, रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है इस काल में, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस फ्लरिश पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता II एंड दैट लेगेसी कंटिन्यू इवन टुडे। अभी इस काल में, गुप्ता पीरियड के टाइम में क्या हुआ तो विशेष रूप से किसमें? कला, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में स्थापत्य, लिटरेचर में साहित्य एंड साइंस मीन्स विज्ञान, इन क्षेत्रों में क्या हुआ तो विशेष रूप से ये जो क्षेत्र है वो फले फूले। अंडरस्टैंड, किसके टाइम पे ये अच्छे से डेवलप हुए तो ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता II के टाइम पे ये डेवलप हुए और आज भी उनकी विरासत क्या हुई तो बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर इन दिल्ली स्पीक ऑफ अ किंग नेम चंद्रा। ठीक है, हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ Chandragupta II, not to be confused with Chandragupta Maurya from the Maurya dynasty whom we met earlier। अभी दिल्ली का जो लौह स्तंभ है, आयन जिसे क्या बोला गया है तो आयन पिलर है, उस पर जो इंस्क्रिप्शन है उस पर क्या लिखा है तो चंद्र नाम का एक राजा का उल्लेख किया गया है। तो उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा? जिसकी पहचान होगी चंद्रगुप्त II, चंद्रगुप्त द्वितीय से उसकी पहचान की गई है। अभी आप देख सकते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पे करना नहीं है। जो मौर्य वंश है उसके जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इससे इसे आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, याद रखिए, चंद्रगुप्त II ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त II जो है जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वॉज वन ऑफ द रिनाउंड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से वो एक थे। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड हिज माउंट वहाना गरुड़ा ऑफन अपीयर्ड ऑन मेनी इंस्क्रिप्शन। अभी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य II थे या फिर विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु, वो विष्णु के भक्त थे और विष्णु के जो वाहन जो है गरुड़ा, ओके,
ऑफन अपीयर ऑन मेन इंस्क्रिप्शन, जो विष्णु के जो वाहन है गरुड़ा का चित्र, अनेक ऐसे उनके जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, उस पर आप अक्सर दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डोंट मिस आउट, इसे छोड़ना नहीं है, महत्वपूर्ण जानकारी है। हैव यू नोटिस द टू इन चंद्रगुप्ता टूज नेम, क्या आपने चंद्रगुप्ता टू के नाम में वो दो जो लाइन्स है उसे आपने देखा है? हिस्टोरियन एडेड दिस नेम बिकॉज देयर वॉज अनदर चंद्रगुप्ता बिफोर हिम, हिस्टोरियन लोगों ने क्या किया तो इस संख्या को इसलिए जोड़ा क्योंकि इस चंद्रगुप्त के पहले भी एक चंद्रगुप्त हुए थे। ठीक है, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा। दिस ट्रेडिशन ऑफ नेमिंग द फर्स्ट सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर इज फॉलोड बाय सम इंडियन फैमिलीज इवन टुडे, पहले पुत्र का जो नाम है वो दादा के नाम पर रखने की जो परंपरा है आज भी कुछ भारतीय परिवारों में प्रचलित है। ठीक है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट as he is referred to played a crucial role in the early expansion of Gupta Empire। अभी ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, पहले प्रथम चंद्रगुप्त, ओके, जो कि चंद्रगुप्त टू के क्या थे, दादाजी थे। अंडरस्टैंड, उन्होंने क्या किया तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्या करने के लिए, गुप्ता डायनेस्टी को, गुप्ता साम्राज्य को क्या उसका विस्तार करने के लिए प्रारंभिक टाइम में, शुरुआत में। अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल निभाया है फॉर द एक्सपांशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता एम्पायर। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉइन्स एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। अभी उन्हें क्यों याद किया जाता है तो उन्होंने क्या किया तो सिक्के बनवाए, और स्ट्रैटेजिक अलायंस मीन्स रणनीतिक गठबंधन के लिए उन्हें याद किया जाता है। किसे? चंद्रगुप्ता फर्स्ट को। विच हेल्प हिम कंसोलिडेट हिज पावर एंड ले द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और एक सशक्त ऐसा साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी, फाउंडेशन उन्होंने किया। अभी ये गोल्ड कॉइन्स आप देख सकते हैं, देखो फिगर नंबर 7.4 में आप देख सकते हैं कि गोल्ड कॉइन फीचरिंग किंग चंद्रगुप्ता फर्स्ट विथ हिज क्वीन कुमार देवी। ठीक है, ऑन द रिवर साइड अ सीटेड गॉडेसेस आइडेंटिफाइड एज लक्ष्मी। अभी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो कॉइन था तो एक साइड में क्या है तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पत्नी जो है रानी कुमार देवी को दर्शाता है, और दूसरे साइड में क्या है तो गॉडेसेस लक्ष्मी को वहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है, वहाँ पे मिंट किया गया है। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, द वॉरियर किंग, योद्धा राजा, द प्रयाग प्रशस्ति, अ पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज प्रेज द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता टूज फादर। जो प्रयागराज में एक स्तंभ लेख है, अंडरस्टैंड, पिलर इंस्क्रिप्शन, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है इस पर क्या लिखा है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो फादर है, पिताजी समुद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियाँ है उसके बारे में प्रशंसा यहाँ पे दी गई है प्रयाग प्रशस्ति में, उस पिलर पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभी इस लेख के जो लेखक है उनके अनुसार द कोर्ट पोएट हरिसेना, अभी ये जो लिखा है वो कौन है तो दरबारी कवि हरीश सेन ने ये लिखा है। द किंग्स एम्बिशन वॉज टू बी धरणीबंध और टू यूनिफाई द अर्थ। उनके अनुसार राजा की जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, धरणीबंध, जिसका मतलब है पूरी पृथ्वी को एकजुट करना, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी समुद्रगुप्त की, अकॉर्डिंग टू द हरिसेना। टू दिस एंड ही फॉट मेनी वॉर्स डिफीटिंग किंग्स, टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स एंड एक्सपांडिंग हिज एम्पायर। और इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया तो अनेक ऐसे युद्ध लड़े, ठीक है, कई राजा को हराया, अंडरस्टैंड, उनके राज्यों पर अधिकार किया, टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स एंड एक्सपांडिंग हिज एम्पायर, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया समुद्रगुप्त ने। ठीक है, मेनी डिफीटेड किंग्स वर रीस्टेटेड एंड ऑफर्ड ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्ता व्हाइल अदर्स फियरिंग हिज माइट सबमिटेड विदाउट प्रोटेस्ट। पराजित जो राजा हुए थे उनमें से उनके राज्यों को वापस लौटा दिया गया और वे क्या करने लगे तो समुद्रगुप्त को कर देने लगे, ओके, टैक्स देना शुरू कर दिया, ट्रिब्यूट देना शुरू कर दिया इन हारे हुए राजाओं ने बहुत सारे। और कुछ जो अदर थे, जबकि कुछ राजा क्या हो गए तो समुद्रगुप्त की शक्ति से डर कर उन्होंने क्या किया तो बिना विरोध किए वो अधीन हो गए, सबमिट, उन्होंने खुद को हवाले कर दिया, किसके हवाले तो समुद्रगुप्त के हवाले कर दिया बिना कोई विरोध के। हरिसेना also wrote about how the king supported art, learning and trade, making his kingdom rich and successful। हरिसेना जो है उसने ये भी लिखा कि राजा जो था वो किस तरह से सपोर्ट करता था, किस तरह से बढ़ावा देता था, किसे, आर्ट, लर्निंग एंड ट्रेड, कला, शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा कैसे देता था, ये भी उसने लिखा है। ठीक है,
मेकिंग हिज किंगडम रिच एंड सक्सेसफुल, जिससे उसका जो राज्य है वो समृद्ध और सफल बने। इसके लिए किस तरह से राजा जो थे समुद्रगुप्त मौर्य वो बढ़ावा देते इन सब चीज़ों को, ये भी उन्होंने लिखा है। किसने? उस कवि ने। समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज अ वीणा प्लेयर इन वन ऑफ द कॉइन्स ही मिंटेड। समुद्रगुप्त स्वयं समुद्रगुप्त जो है, जो उन्होंने खुद एक सिक्का जारी किया था, उस पर वीणा बजाते हुए उनको दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उन्हें वीणा बजाना भी पसंद था, या फिर आर्ट की भी वो ज़्यादा कदर करते थे, उसे भी बढ़ावा देते थे। ये एक इंस्क्रिप्शन है, देखो हरिसेना का, दैट इज गिवन देयर। तो ये वो इमेज है, फिगर 7.6। सीटेड समुद्रगुप्ता जो बैठे हुए हैं, प्लेइंग द वीणा, और क्या कर रहे, तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त बैठे हुए हैं। ऑन द रिवर साइड, और दूसरी ओर गॉडेसेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी का आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी उन्हें पंच किया गया है, मिंट किया गया है। ठीक है, याद रखें, एम्बिशियस किंग्स समटाइम्स परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञ टू बिल्ड माइटी एम्पायर एंड लीव अ लेगेसी फॉर द फ्यूचर। जो महत्वाकांक्षी राजा होते थे वो कभी कभी क्या करते थे, तो शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए और भविष्य के लिए अपनी विरासत छोड़ने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। ठीक है, सच ए सिग्निफिकेंट इवेंट वॉज कमेमोरेटेड बाय मिंटिंग स्पेशल कॉइन्स लाइक द वन शोन इन फिगर नंबर 7.7। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अवसरों को क्या किया जाता था, तो सिक्कों में ढाला जाता था, और वो सिक्का जो है आप देख सकते हैं 7.7 में दिखाया है फिगर नंबर। ठीक है, ये 7.7 फिगर नंबर है। आप देख सकते हैं कि दिस कॉइन डिपिक्ट्स द सैक्रिफिशियल हॉर्स ऑफ द अश्वमेधा यज्ञ, द रिवर्स डिपिक्ट्स द क्वीन होल्डिंग अ चौरी, ओके, फ्लाई विस्क। आप देख सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो है, इसके इस सिक्के में, ये जो सिक्का है एक साइड में आप देख सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के बलि के घोड़े का चित्र है, और इसके पीछे की ओर चामर पकड़े हुए रानी को दर्शाया गया है। ठीक है, विस्क, फ्लाई विस्क पकड़े हुए दिखाया गया है। सम लिटरेरी सोर्सेस गिव अस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, किंगडम्स एंड द पीपल। कुछ जो साहित्यिक ऐसे स्रोत है, लिटरेरी सोर्सेस, वो हमें क्या करते हैं, तो शासक, रूलर जिसे हम कहते हैं, किंगडम्स मीन्स राज्य, और पीपल लोगों के बारे में विस्तृत ऐसी जानकारी देते हैं। द विष्णु पुराण फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए विष्णु पुराण, द की स्पेसिफाइज द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर, द गंगा डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा, द मिडल गंगेटिक बेसिन, प्रयागा प्रेजेंट डे प्रयागराज, साकेता मीन्स अयोध्या एंड मगधा अप्रोक्सीमेटली बिहार एंड ऑल सराउंडिंग रीजन्स। अभी ये जो विष्णु पुराण है, ओके, उनमें क्या दिया है, तो साम्राज्य जो है उनके प्रमुख ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे कि गुप्ता वंश है, डायनेस्टी विल रूल। अभी गुप्ता वंश जो है, गुप्ता डायनेस्टी, वो कहाँ पे रूल करेगा, तो अनुगंगा, गंगा जो है मध्य गंगा घाटी, साथ ही साथ मीन्स गुप्ता डायनेस्टी कहाँ तक रूल करेगा, इसका उल्लेख किस में दिया है, तो विष्णु पुराण में दिया है। ठीक है, तो किस में करे, कहाँ पे रूल करेगा, तो अनुगंगा, मिडिल गंगेटिक बेसिन में, प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग में, साकेत मीन्स अयोध्या में, और मगध लगभग बिहार, इन क्षेत्र, इनके आसपास के जो सभी क्षेत्र है वहाँ पर शासन करेगा, ऐसा उस विष्णु पुराण में लिखा था। ठीक है, बट एट इट्स पीक द गुप्ता एम्पायर कवर्ड अ लार्जर एरिया देन दिस। लेकिन अपने उत्कर्ष काल में, पीक टाइम में, गुप्त साम्राज्य का विस्तार इससे भी अधिक हुआ था। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे, कहाँ तक हुआ था, तो प्रेजेंट डे नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया अलॉन्ग विथ पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। वर्तमान में, अभी के काल में, उत्तर और पश्चिम भारत के जो अधिकांश भाग है वहाँ पर, और साथ ही साथ सेंट्रल मीन्स मध्य और पूर्वी भारत, ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों तक ये फैला हुआ था। ठीक है, इमेजिन व्हाट इट वुड हैव इंटेल टू मूव अ होल आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कुक्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ एज वेल एज द सप्लाईज टू फीड देम ऑल। आपको कल्पना करनी है कि जो सैनिक है, हाथी है, घोड़े है, रसोइये है, और साथ ही साथ अन्य सहकारी स्टाफ, इन सब और पूरी सेना को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना, साथ में सभी भोजन और अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करना कितना बड़ा काम रहता होगा। और क्लियरली द ट्रिब्यूटरी किंग मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड फॉर दिस। और ये स्पष्ट है कि जो कर देने वाले राजा है, इन सबको, इन राजाओं को इन व्यवस्था को पूरा करने के लिए कहा जाता रहा होगा, क्योंकि इन सबको मैनेज करना, उनको खाना देना, ये सब किसे करना पड़ता था, जो ट्रिब्यूटरी किंग्स है, जो कर देने वाले राजा है, उनको ये करना होता था। ठीक है,
एक पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हैं नीचे में प्रेजेंट डे में है, और उसको आपको प्रेजेंट डे का जो मैप है उसके साथ कंपेयर करना है और क्या चेंजेस हुए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मार्क द स्टेट्स ऑन द मैप एंड काउंट हाउ मेनी यू फोल्ड, आप कितने फाइंड आउट कर सकते हैं आपको देखना है, ठीक है। तो ये अपना इंडिया का मैप है, ओके। कलर जो है गुप्ता एम्पायर का येलो कलर से दिखा है, तो बहुत सारे आपको दिख सकते हैं, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, वेस्ट बंगाल का भी बहुत सारा एरिया गुप्ता डायनेस्टी के अंडर में था, गुप्ता एम्पायर के अंडर में था। ये एक फिगर नंबर 7.8, कैन यू सी दिस मैप प्रॉपरली? यस। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम भी दे देखो, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ, ओके। उसके बाद प्रयाग, काशी, साकेत, मगधा। अभी ये फिगर नंबर 7.8 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। द गुप्ता एम्पायर्स एक्सटेंड, गुप्त साम्राज्य का विस्तार। नोट दैट, ध्यान देखिए, जो वाकाटक्स वर द एलीज ऑफ द गुप्तास, जो वाकाटक्स थे वो गुप्ता के सहयोगी थे, ठीक है। उसके वाकाटक्स के नीचे देखो सेंट्रल इंडिया में, डेक्कन प्लेट्यू में। द गुप्तास क्लेम टू हैव कॉन्कर्ड पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट, गुप्ता का ये दावा था कि उन्होंने कुछ जो ईस्ट कोस्ट है उन कुछ भागों पर भी विजय प्राप्त की थी। डाउन टू द पल्लवाज, पल्लवाज जो है उनको तक उन्होंने हराया था, ठीक है। हुम दे में हैव ब्रीफली सबड्यूड, उन्होंने संभवतः क्या किया तो कुछ समय के लिए पल्लवाज तक को अधीन कर लिया था, ऐसा उनका दावा है, ठीक है। अ ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज, गुप्ता एज में, गुप्ता काल में भारतीय समाज का एक विवरण दिया है, जो किसने किया था? एक ट्रैवलर ने किया था, मीन्स एक यात्री जो बाहर के देश से आया था इंडिया में और उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है। तो वो जो विवरण है अब यहाँ पे हम समझेंगे। तो क्या दिया देखो यहाँ पे, चाइनीज ट्रैवलर फांसियान विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 5th सेंचुरी CE, एक चाइनीज ट्रैवलर था फांसियान, उसने क्या किया तो 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी की शुरुआत में उसने भारत की यात्रा की, वो भारत आया था। He set out on this long and difficult pilgrimage to visit sacred Buddhist sites, learn from renowned Indian scholars and collect manuscripts of Buddhist texts so he could take them back to China. अभी वो इंडिया क्यों आया था? इतनी लंबी जो यात्रा है, अंडरस्टैंड, इतनी लंबी और कठिन यात्रा जिसे हम बोल सकते हैं, उन्होंने क्यों की? टू विजिट सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट, क्या करने के लिए? तो जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल है उनको देखने के लिए वो यहाँ आया था, और लर्न फ्रॉम रिनाउड इंडियन स्कॉलर्स, और भारत के जो प्रसिद्ध ऐसे विद्वान हैं उनसे सीखने के लिए यहाँ वो आया था, और साथ ही साथ कलेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट सो ही कुड टेक देम बैक टू चाइना, और यहाँ पर आकर जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसे एकत्र करने के लिए आया था, ताकि वो उसे क्या कर सके तो चीन ले जा सके। इसके लिए उसने इतनी बड़ी लंबी यात्रा की थी इंडिया में, ओके। फांसियान ने, Faxian traveled extensively across India, observing her culture, governance and society, and recorded his experiences and observations for the people of his homeland. अब यहाँ पर आने के बाद में उसने क्या की तो कई ऐसी क्षेत्रों की यात्रा की, अलग अलग जगह वो गया इंडिया में, यहाँ का कल्चर उसने देखा, इंडिया का कल्चर उसने ऑब्जर्व किया, गवर्नेंस, इंडिया की शासन व्यवस्था कैसी है ये उसने ऑब्जर्व किया, ओके, एंड सोसाइटी, और समाज का भी उसने अध्ययन किया, ठीक है। ध्यानपूर्वक ऐसा अध्ययन उसने इन सब चीज़ों का यहाँ पर आकर किया। एंड रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस, और ये सब जो उसके अनुभव है उसने क्या करे, इसे लिख कर रखे, अंडरस्टैंड, फॉर द पीपल ऑफ हिज होमलैंड। ये सब उसने क्यों लिखे ये सब अनुभव, ये टिप्पणियाँ उसके देश के लोगों के लिए इसने सब ये लिख के रखा। एंड फॉर अस टू, और हमारे लिए भी, सिंस हिज ट्रेवलॉग हैड सर्वाइव टू दिस डे, उसकी जो ये यात्रा है, यात्रा का विवरण है वो आज तक क्या है तो सुरक्षित है, ठीक है। अभी बिलो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज ट्रैवलॉग, नीचे एक उसके यात्रा का वृत्तांत का एक अंश दिया गया है, ठीक है। एक्सर्ट मीन्स अंश दिया गया है उसके ट्रैवलॉग का, वेयर ही रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सोसाइटी इन द गुप्ता एरा, और उसमें उसने क्या लिखा है तो उस यात्री ने, ओके, क्या नाम है इसका, फांसियान ने क्या लिखा है तो गुप्त काल में जो समाज था उसके बारे में उसने क्या किया तो उसका ऑब्जर्वेशन वहाँ पे उसने लिखा है,
जो कुछ भी उसने देखा, अवलोकन किया, उसको उसने वहाँ पे लिख के रखा इंडियन सोसाइटी के बारे में ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, लोगों की संख्या बहुत अधिक है, साथ ही साथ वे सुखी है, हैप्पी है। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड्स और अटेंड टू ऑफिशियल्स, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ना अपने घरों का पंजीकरण करना होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है घरों का, और साथ ही साथ कोई भी सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं लोगों को। दोज हु फार्म रॉयल लैंड पे अ पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन्स, और ऐसे लोग जो क्या करते हैं, राजा की ज़मीन पर खेती करते हैं, उन्हें क्या करना होता है, तो उनके जो उनकी अपनी उपज है उसका एक हिस्सा कर के रूप में देना होता है, ठीक है। पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन्स, उन्हें कुछ ग्रेन्स देने होते हैं किसे, राजा को। द किंग्स गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज, राजा के जो अंगरक्षक है और सेवक है उनको वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। द सिटीज आर द ग्रेटेस्ट इन द मिडल किंगडम, दैट इज द गंजेटिक प्लेन, एंड द इनहेबिटेंट्स आर रिच, प्रॉस्परस एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटनेस। अभी ये जो गंगा के मैदान है, गंजेटिक प्लेन जिसे बोला गया है, ओके, वहाँ के जो शहर है वो बहुत बड़े हैं, और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, इनहेबिटेंट्स, निवासी जिसे हम बोलते हैं, दे आर रिच, वो धनवान हैं। उसके बाद प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध है, और प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटनेस, वो क्या करते हैं, तो दया और या साथ ही साथ धर्म का वो पालन करते हैं। राइटनेस मीन्स मॉरलिटी जिसे हम बोल सकते हैं, धर्म का वो पालन करते हैं। हेड ऑफ वैश्य फैमिलीज, दैट इज मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, इस्टेब्लिश हाउसेज फॉर चैरिटी एंड मेडिसिन। अभी यहाँ पे और एक चीज़ बताइए, देखो जो वैश्य परिवार है उनके जो मुखिया है, अभी ये जो वैश्य समाज था एक, ओके, उनकी जो फैमिलीज है, उनके जो हेड है, अंडरस्टैंड, उनके मुखिया जिसे बोल सकते हैं मर्चेंट और या फिर ट्रेडर्स, वैश्य मीन्स मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, ये क्या बनवाते हैं, तो ये दान करते हैं दवाइयों के लिए, उन्होंने भवन बनवाते हैं, वो दवाइयाँ भी देते हैं, मेडिसिन देने के लिए, चैरिटी के लिए वो बड़े बड़े भवन बनवाते हैं, हाउसेज बनवाते हैं। कौन, वैश्य फैमिलीज के हेड। द पुअर, ऑर्फन्स एंड सिक आर केयर फॉर, डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड द नीडी रिसीव फूड एंड मेडिसिन। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो गरीब है, अनाथ है, ऑर्फन मीन्स अनाथ, और बीमार जो है, सिक जिसे हम बोलते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है, इनकी देखभाल की जाती है। डॉक्टर्स इलाज करते हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट, एंड नीडी रिसीव्ड फूड एंड मेडिसिन, और जो ज़रूरतमंद है उनको भोजन तथा दवाइयाँ भी दी जाती है, ठीक है। The city has many wealthy Vaishya elders and foreign merchants with beautiful homes. अभी इस नगर में अनेक ऐसे रिच, वेल्दी, धनी वैश्य बुजुर्ग रहते हैं, फॉरेन मर्चेंट्स मीन्स विदेशी व्यापारी रहते हैं, और इनकी जो घर है वो कैसे है, तो बहुत सुंदर है, वेल्दी, इनके घर ब्यूटीफुल होम है उनके पास। द लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर, और ये जो गलियां है वो साफ सुथरी और व्यवस्थित, सुव्यवस्थित रखी जाती है, ऐसा रिकॉर्ड में लिखा गया है। देखो किसके, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम, इसमें इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आगे क्या दिया देखो, एक्सर्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट्स लाइक Fanzian are valuable source, but they reflect only the writer's perspective and focus at one point in time and for a limited portion of the society they describe. अभी ये जो फेंजियान जैसे जो यात्री है, इनकी जो ऐतिहासिक विवरण है ये महत्वपूर्ण स्रोत है, वैल्यूएबल सोर्स है वो, बट लेकिन दे रिफ्लेक्ट ओनली द राइटर्स परस्पेक्टिव, इसमें केवल लेखक का अपना दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा, एंड फोकस एट वन पॉइंट इन टाइम, और ये जो लेखक है वो उनका अपना दृष्टिकोण है और एक किसी एक समय की स्थिति को बताने का काम कर रहे हैं वो, एंड फॉर अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द सोसाइटी द डिस्क्राइब, और क्या किया, तो समाज की जो सीमित ऐसे हिस्से है उस पर उन्होंने ध्यान दिया है, बाकी चीज़ों पर नहीं, उनका खुद का पर्सपेक्टिव है और एक पॉइंट पर, एक समाज की एक ही साइड पर उन्होंने देखने का काम किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेट अस नॉट हाउएवर forget that elsewhere in his travelogue, Fanzian also described the harsh treatment of the Chandalas, who were regarded as outcasts and lived outside the city limits. अभी हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि उसका जो वृत्तांत है, यात्रा का वृत्तांत विवरण, उसमें क्या क्या है, तो उसका जो दूसरा ट्रैवलॉग है उसमें उसने क्या लिखा है, देखो वो बोलता है कि उसने वहाँ पे लिखा है कि उसने डिस्क्राइब किया कि एक हार्श ट्रीटमेंट दी जाती थी किसी चांडालों को। फांजियान ने चांडालों के बारे में लिखा है जहाँ पे उनके साथ कठोर ऐसा व्यवहार किया जाता था, इसका भी वर्णन उसने किया है। और ये जो चांडाल्स थे, दे वर रिगार्डेड एज आउटकास्ट। अभी आउटकास्ट मीन्स बहिष्कृत जिसे हम बोल सकते हैं, समवन हु हैज़ बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स, ऐसे लोग
वे लोग जिन्हें क्या किया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक समूह से बाहर कर दिया जाता है, दैट इज द आउटकास्ट। अंडरस्टैंड? इन दिस केस, इस केस में, इस संदर्भ में, अ कैटेगरी और पीपल कंसिडर सोशली टू लो टू बी पार्ट ऑफ वर्ना सिस्टम। ऐसे इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें समाज में निम्न स्तर का माना जाता है और उन्हें वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं समझा जाता है। ये जो चांडाल है, इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट दी जाती थी, क्योंकि उन्हें आउटकास्ट समझा जाता था, उन्हें बहिष्कृत समझा जाता था, ठीक है, माना जाता था। और वो कहाँ रहते थे? दे लिव्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स, वो सीमा के बाहर, शहर की सीमा के बाहर वो रहते थे। अंडरस्टैंड? आगे क्या दिया देखिए नेक्स्ट पैसेज में, जस्ट एज यू may have perceived the excerpt from Fenzian's travelogue differently from your friends, a group of historians may examine the same source and draw varied interpretations from it। जैसे आपने क्या किया, तो ये जो फेंजियान है उसका ये जो विवरण देखा आपने, यात्रा विवरण, इससे इसके जो अंश है, इसके अंश को अपने मित्र से आपने क्या किया था, अलग तरह से समझा होगा। वैसे ही क्या करते हैं, तो इतिहासकार का भी एक समूह भी उसी स्रोत का अध्ययन करके उसे अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकता है। मीन्स हम अलग अलग तरीके से इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, इसका अलग तरह से उसे समझ रहे हैं, वैसे ही इतिहासकार भी वैसे इसका अध्ययन करके क्या करते हैं, तो अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। हिस्टोरियंस देन लुक एट मोर सोर्सेज टू कोरोबोरेट देयर अंडरस्टैंडिंग। अब इतिहासकार क्या करते हैं, अपनी समझ की पुष्टि के लिए वो अन्य स्रोतों को भी देखते हैं, बाकी सोर्सेज को वो भी स्टडी करते हैं, उसे भी देखते हैं, उसे भी समझते हैं। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द नीड टू एसेस मल्टीपल सोर्सेस, पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन। ओके, यह हमें याद दिलाता है, दिस रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाता है कि द नीड टू एसेस मल्टीपल रिसोर्सेज, क्या याद दिलाता है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो अनेक ऐसे स्रोत को एसेस करना चाहिए, उसे देखना चाहिए। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोणों को अपने देखना चाहिए। इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्याओं का भी हमने मूल्यांकन करना आवश्यक है, ये हमें इससे समझ में आता है। ठीक है, आगे दिया देखो, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दैट इज द ग्लिम्सेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, जो गुप्त साम्राज्य है, उसकी कुछ झलकियाँ। ठीक है, सबसे पहली झलक गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और प्रशासन के बारे में हम समझेंगे, गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्ता एम्पायर के बारे में। लेट अस ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 7.8। 7.8 का जो मैप दिया है उसे हमें देखना है। 7.8 मैप नीचे शायद ये ऊपर है, देखो ग्लिम्सेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की झलकियाँ जिसे हम बोल सकते हैं, ग्लिम्सेस, कुछ समझेंगे उसके बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन और प्रशासन। तो लेट अस ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 7.8। आपके सामने मैप मैंने आपके स्क्रीन पे लगाया है कि आप 7.8 वाला मैप देख लीजिए एक बार। तो आप नोटिस करेंगे कि मेनी किंगडम्स को एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बहुत सारे जो किंगडम्स थे, बहुत सारे जो राज्य थे, एक साथ वहाँ पे मौजूद थे जब गुप्ता एम्पायर था तब। सम ऑफ देम मे हैव बीन एट वॉर विथ ईच अदर इन देयर एम्बिशन टू एक्सपांड देयर कंट्रोल। और ये जो राज्य थे वो क्या करते थे, आपस में युद्ध करते थे। क्या करने के लिए, अपना जो राज्य का क्षेत्र का विस्तार है उसे बड़ा बनाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए एक दूसरे से वो युद्ध करते थे। रिकॉल व्हाट वी सॉ अर्लियर अबाउट कौटिल्याज आइडिया ऑन रूलिंग अ किंगडम। अभी आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि कौटिल्य का जो राज्य शासन से जुड़े जो विचार है उसके याद करना है, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, ही एडवाइज्ड रूलर्स, उन्होंने शासकों को सलाह दी थी टू फॉर्म अलायंस। ओके, क्या करो, तो गठबंधन करो, मित्रता करो, एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सप्तंगा। जो सप्तंगा का सिद्धांत है उसमें से एक अंग है गठबंधन का, वो बनाए। ऐसा किसने बताया था, तो कौटिल्य ने ये बताया था। ठीक है, न्यू किंग्स एंड न्यू टाइटल्स, नए राजा और नई उपाधियाँ। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द टाइटल्स अडॉप्टेड बाय गुप्ता रूलर्स। जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है और सिक्के हैं गुप्ता शासकों के, उन्होंने कौन सी क्या बोल सकते हैं उसे हम, उपाधियाँ दी है, उसके बारे में हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। ठीक है, जैसे कि जो गुप्ता एम्पायर के जो एम्पायर्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती, ये सब उपाधियाँ उन्होंने खुद के लिए यूज़ की है।
ठीक है। और ये जो उपाधियां है, दिस टाइटल्स रिफ्लेक्टेड देयर क्लेम टू सुप्रीम अथॉरिटी एंड एम्फसाइज देयर सुपीरियरिटी ओवर अर्लियर रूलर्स हु यूज सिंपलर टाइटल लाइक राजन एंड महाराजा। अभी ये जो उपाधियां है उनके सर्वोच्च अधिकार मीन सुप्रीम अथॉरिटी को दिखाने का काम कर रहे हैं। वो सुप्रीम अधिकार उनके पास है, ये दावे को दर्शाती है ये सब उपाधियां। और ये उपाधियां ये भी बताती है कि वो क्या थे, तो वो जो रूलर्स थे वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, और उनके पहले के जो राजा थे वो सरल सादी उपाध्याय का यूज़ करते थे, जैसे कि राजन और महाराज। तो वो ये जो राजन और महाराज उपाध्याय यूज़ करने वाले उनसे भी हम श्रेष्ठ है ऐसे बताने के लिए ये जो नए राजा थे वो क्या करते थे, इन सब उपाधियों का यूज़ करते थे। ठीक है, आगे दिया देखो, द गुप्ता रूलर्स यूज वेरियस स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड अलायंस टू एक्सपांड एंड कंसोलिडेट देयर वास्ट एम्पायर। अभी ये जो गुप्ता शासक थे वो उन्होंने क्या किया, अपना जो विशाल साम्राज्य है उसका विस्तार करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई, अलग अलग तरीक़ों को उन्होंने यूज़ किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट सैन्य विजय, डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति, ठीक है, अलायंस मीन्स गठबंधन, ये सब उसमें शामिल थे। क्या करने के लिए, अपना जो विशाल साम्राज्य उसका विस्तार करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए ये सब चीज़ों का, इन सब तरीक़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रिमोनियल अलायंस, और इन सब तरीक़ों में से जो एक महत्वपूर्ण तरीका था वो क्या था, तो वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस। अ वेल नोन एग्जाम्पल इज दैट प्रभावती गुप्ता, इसका एक प्रसिद्ध ऐसा उदाहरण है, देखो प्रभावती गुप्ता का, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू, जो कि चंद्रगुप्ता टू की क्या थी, पुत्री थी, डॉटर थी, हु वॉज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ वाकाटक किंगडम। उसका विवाह क्या था, तो दक्षिण में जो राज्य था, किंगडम था, उनके पड़ोसी राज्य जिसका क्या, जिसे बोला गया वाटाकाटा किंगडम, उनके प्रिंस के साथ, राजकुमार के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, क्या नाम उस प्रभावती गुप्ता का, शादी करा दी गई थी वाटाकट के प्रिंस राजकुमार के साथ में हुआ था। ठीक है, ट्रेजिकली द वाटाकाटा प्रिंस डाइड अर्ली, मगर दुर्भाग्यवश क्या हो गया, तो वाटाकाटा का जो राजकुमार है, वाकाटक का जो राजकुमार है वो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मेकिंग हर द रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम, जिससे प्रभावती गुप्ता उस राज्य की क्या बन गई, तो रीजेंट शासिका बन गई, मीन्स संरक्षिका बन गई। रीजेंट रूलर का मतलब क्या है, ये सबसे पहले समझेंगे। देखो, प्रतिनिधि शासक हम उसे बोल सकते हैं। A regent temporarily govern a kingdom for a monarch unable to do so until they can। वो एक ऐसी व्यक्ति जो किसी राजा की असमर्थता की स्थिति में उसके सक्षम होने तक राज्य को क्या कर रही है, तो चलाने का काम करती है, शासन करने का काम करती है, उसे रीजेंट रूलर बोला जाता है। प्रतिनिधि शासक, इसे एक प्रॉपर वर्ड हम उसे देख सकते हैं। तो वाकाटक के प्रिंस की डाइट हो गई, इसकी वजह से वो रीजेंट रूलर बन गई। ओके, जिसमें क्या हो सकते हैं, प्रतिनिधि शासक वो बन गई थी। ठीक है, ड्यूरिंग हर रीगन she ensured that the ties between the Vakatakas and the Guptas remain strong। Understand? जब वो रूल कर रही थी, उसने अपने शासनकाल के दौर में क्या किया, तो उसने ये सुनिश्चित किया कि वाकाटकों का और गुप्ता जो है उनके बीच संबंध कैसे रहे, मजबूत रह सके, इसलिए उसने काम किया। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब हर एज अ मदर ऑफ टू किंग्स। एक जो अभिलेख है उसमें उन्हें दो राजाओं की माता कहा गया है। ठीक है, रेफरिंग टू हर टू सन्स हु असेंडेड द वाकाटका थ्रोन। अंडरस्टैंड, यह उनके उन दो पुत्रों की ओर संकेत करता है जो वाकाटक राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। ओके, एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु like her father, Prabhavati is also associated with the construction of 7 temples dedicated to this god and his avatar। अपने पिता की तरह प्रभावती भी क्या थी, तो विष्णु की उपासक थी। और प्रभावती का संबंध क्या होता है, तो जिसे देख सकते हैं हम कि एसोसिएट वो है, शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल्स। प्रभावती ने क्या किया, तो विष्णु के अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों का निर्माण भी किया, और उनका नाम इससे जोड़ा जाता है, विष्णु के 7 मंदिरों को बनाने के लिए, 7 अलग अलग अवतारों के मंदिरों को बनाने के लिए उनका नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, सम ऑफ दीज टेम्पल्स आर इन रामगिरी, रामटेक हिल इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। इनमें से कुछ मंदिर आज भी कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में स्थित जो रामगिरी है, अंडरस्टैंड, रामटेक की पहाड़ी वहाँ पर है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, एक चित्र है 7.9 वाला, द केवला नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा।
केवला नरसिम्हा मंदिर जो डेडिकेटेड है किससे, तो अवतार नरसिंह को समर्पित है ये। वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु, ये नरसिम्हा जो है वो एक अवतार है किसे, विष्णु के, तो उसे ये समर्पित है। आप देख सकते हैं इमेज में। According to some historians, this temple was constructed by Prabhavati Gupta's daughter in her memory. इस मंदिर का निर्माण, इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्रभावती गुप्ता की जो याद है, उनकी याद में उनकी पुत्री द्वारा, उनकी जो बेटी है उसने वो करवाया था। किसका, ये नरसिम्हा टेम्पल को बनाने का काम प्रभावती की लड़की ने वो किया था उनकी याद में। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, हमें कुछ खोजना है। लेट एक्सप्लोर। ऑब्जर्व द पेंटिंग ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट। देख सकते हैं कि प्रभावती जो है वो दरबार में बैठे हुए एक चित्र है। टेक नोट ऑफ डिटेल्स, हर अटायर, पोस्चर, द पीपल अराउंड हर एंड द सेटिंग ऑफ द कोड। उसके वस्त्र, बैठने की मुद्रा आप देख सकते हैं, उसके आसपास मौजूद लोग और दरबार का वातावरण पर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। What do these elements tell you about her life, role and the time she lived in? ये सभी जो बातें हैं उनकी जीवन, उनकी जो भूमिका, रोल और उस समय के जो समाज, उसके बारे में हमें क्या बताती है। ठीक है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप एंड शेयर योर इनसाइट विथ योर क्लास। आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और आपके विचार सब क्लास के सामने बताने हैं। और एक चित्र दिख रहा है 7.10, एन आर्टिस्ट रीइमेजिनेशन ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट। प्रभावती गुप्ता को उनके दरबार में बैठे हुए दर्शाया गया है। एक कलाकार ने एक कल्पित ऐसा चित्र बनाया है। ठीक है, दरबार में वो बैठी है, आप देख सकते हैं किस तरह से। आगे दिया देखो, द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता साम्राज्य जो है वो उनकी प्रशासकीय व्यवस्था एक अच्छी तरह से संगठित थी। वेल ऑर्गेनाइज, संगठित ऐसी थी वो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रशासकीय व्यवस्था। Instead of controlling everything from a central authority, they divided the empire into provinces and granted land to local rulers, priests and chieftains. पूरे शासन को केवल केंद्रित सत्ता से नियंत्रित करने के बजाय उन्होंने क्या किया था, तो साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया, मीन्स प्रोविंसेस में बांट दिया साम्राज्य को पूरे। और स्थानिक जो प्रशासक है, पुजारी है और सरदारों को भी क्या कर दी उन्होंने, भूमि दान कर दी, ग्रांट कर दी, दे दी जमीनें। ठीक है, किसने, गुप्ता एम्पायर ने। दिस लैंड ग्रांट्स वर केयरफुली इंस्क्राइब ऑन कॉपर प्लेट टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, मेनी ऑफ विच हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन रिसेंट टाइम। अभी इन भूमि की, ये जो भूमि दान की, इसका सही रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें क्या किया, तो जो कॉपर प्लेट से, तांबे की जो पट्टियां है, ताम्रपत्र उन्हें बोला जाता था, उन पर इसे अंकित किया गया, उन पर इंस्क्राइब किया गया ये जो लैंड ग्रांट दी है उनके बारे में। ठीक है, और ऐसे जो ताम्रपत्र है हाल ही में जो क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा वो खोजे गए हैं। दिस सिस्टम हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन। ये जो व्यवस्था थी इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कर है वो सही तरह से वसूलने जाने लगे। ठीक है, एंड अलाउड द गुप्ता रूलर्स टू गवर्न इफिशिएंटली। और एक चीज़, जो गुप्त शासक थे उनको कुशलता से शासन वो कर सके बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, वाइल स्टिल गिविंग लोकल लीडर्स सम कंट्रोल ओवर देयर रीजन्स। और साथ ही स्थानीय जो नेता है उनको अपने क्षेत्रों पर कुछ नियंत्रण भी मिला। ठीक है, बेनिफिशियली बहुत ही अच्छा ये सिस्टम उन्होंने बनाया था। थ्राइविंग ट्रेड मीन्स समृद्ध व्यापार। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गुप्तास वॉज लैंड टैक्स। गुप्ता की जो मुख्य आय थी, मुख्य स्रोत जो था वो क्या था, तो लैंड टैक्स, भूमि पर कर। ये उनकी बेसिक या फिर मेन क्या थी, तो प्राइमरी सोर्स था, मुख्य स्रोत था। ठीक है, इनकम का। अदर सोर्सेस इंक्लूडिंग फाइन्स, टैक्सेस ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड एंड क्राफ्ट। और अन्य जो स्रोत है उसमें क्या, तो फाइन्स मीन जुर्माने, टैक्सेस ऑन माइंस खानों पर क्या कर लगाना, माइंस पर कर लगाना, इरिगेशन में सिंचाई, ट्रेड मीन्स व्यापार और क्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प, ये शामिल थे। इससे भी उन्हें सोर्स मिलता था, इससे भी उन्हें क्या मिलता था, तो इनकम होता था। ठीक है, दिस रेवेन्यू वॉज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग द आर्मी, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। अब ये जो पूरी आय है, रेवेन्यू है, इसका उपयोग किसके लिए करते थे, वो यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने के लिए, मेंटेनिंग द आर्मी, सेना को संभालने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, और
इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके निर्माण के लिए भी इस रेवेन्यू का यूज़ किया जाता था, इस आय का यूज़ किया जाता था। एंड सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, और विद्वान और कलाकार हैं, इनके समर्थन के लिए इसका यूज़ किया जाता था, इन सब रेवेन्यू का, इन सब पैसों का, इन सब आय का। एज वी सी वंस अगेन, ठीक है, जैसे कि हम फिर से देखते हैं, फॉर सच एन एम्पायर टू सस्टेन इट सेल्फ इट हैड टू प्रमोट अ वाइब्रेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इसे बड़े जो साम्राज्य है उनको बनाए रखने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक था। इन द गुप्ता एरा, गुप्ता काल में, गुप्ता एरा में, उस टाइम में इंडिया ट्रेडेड विद द मेडिटेरियन वर्ल्ड, भारत जो था वो भूमध्य सागरीय देशों से ट्रेड करता था, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ भारत का व्यापार होता था इस टाइम पीरियड में, गुप्ता एरा के टाइम पे। एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, आइवरी एंड जेमस्टोन्स। अभी यहाँ से इंडिया से क्या निर्यात किया जाता था, तो टेक्सटाइल मीन्स वस्त्र, मसाले, आइवरी मीन्स हाथी दांत, और जेमस्टोन्स मीन्स रत्न निर्यात किए जाते थे उस टाइम में। द इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट टू डिस्टेंट मार्केट, जो भारतीय हिंदी महासागर का जो व्यापारिक नेटवर्क है वो भारत की जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उनको दूर दराज के जो बाजार है उनसे जोड़ने का काम ये पोर्ट करते थे, भारतीय बंदरगाह करते थे, और इसके लिए हिंदी महासागर का व्यापारिक नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वन सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑन द वे टू द मेडिटेरियन मार्केट वॉज सोकोत्रा आइलैंड, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अभी जो अरेबियन सी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट, रणनीतिक रूप से इम्पॉर्टेंट क्या था, तो एक आइलैंड था जिसका नाम है सोकोत्रा, और मेडिटेरियन मार्केट की तरफ जाने वाले जो मार्ग है इस पर ये आता था, सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये अरेबियन सी में। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, देखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन, इंस्क्रिप्शंस इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए शिलालेख, डिजाइन सच एज बुद्धिस्ट स्तूपा स्तूप जैसे डिजाइन, ओके, हैज एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रेडर्स देयर। इससे सिद्ध होता कि कई सदियों तक भारतीय व्यापारी वहां पे उपस्थित रहे थे, वो सोकोत्रा आइलैंड में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर्स, इसके अलावा, ठीक है, इजिप्ट, अरेबिया, रोम एंड ग्रीस, इसके अलावा मिस्र, ठीक है, इजिप्ट जिसे कहा जाता है, अरेबिया मीन्स अरब, रोम एंड ग्रीस मीन्स यूनान, ये व्यापारी भी वहाँ पे आते थे उस सोकोत्रा आइलैंड पे, ठीक है। इससे साबित होता है ये सब चीज़ें, जो पॉटरी इंस्क्रिप्शन मिले हैं इसकी वजह से इंडियन व्यापारी वहाँ पे जाते थे, ये भी इसके एविडेंस मिलते हैं। दिस स्मॉल आइलैंड कैरीज एविडेंस ऑफ द रिच कल्चरल एक्सचेंज द ट्रेड प्रोमोटेड इन इंडियन ओशियन। ये जो छोटा सा द्वीप है, इससे इस बात का प्रमाण है कि हिंदी महासागर में जो व्यापार के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था, ये भी इससे हमें समझ में आता है, ठीक है। एज वी सॉ, जैसे कि हमने देखा, गुप्ता रूलर्स वर डिवोट फॉलोअर्स ऑफ विष्णु। गुप्ता शासक जो थे वो विष्णु के भक्त थे। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, और ये जो बात है उनके सिक्कों से और अभिलेख, इंस्क्रिप्शन से हमें दिखाई देती है कि वो किस तरह के विष्णु भक्त थे, बहुत ज़्यादा वो भक्ति करते थे विष्णु की। हाउएवर दे ऑल्सो सपोर्टेड अदर ट्रेडिशन एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स, और इसके साथ साथ वे क्या करते थे, तो अन्य जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, और स्कूल ऑफ थॉट्स मीन्स विचारधाराओं का भी समर्थन करते थे। दे पेट्रोनाइज बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बौद्ध संस्थानों को भी संरक्षण दिया, पेट्रोनाइज किया, संभाला, इंक्लूडिंग द रिनाउंड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सेवरल अदर बुद्धिस्ट विहाराज मॉनेस्ट्रीज, और साथ ही साथ प्रसिद्ध ऐसा जो नालंदा विश्वविद्यालय है और बौद्ध विहार इसमें शामिल थे, इनको भी उन्होंने पेट्रोनाइज किया, इन्हें भी उन्हें इन सब चीज़ों को भी गुप्ताज ने क्या किया, तो संरक्षण दिया। देयर अप्रोच वॉज इंक्लूसिव एंड ओपन, उनका जो दृष्टिकोण था वो समावेशी था, उदार था, ठीक है, ओपन था सबके लिए। वी विल एक्सप्लोर दिस इंस्टीट्यूशंस फर्दर इन हायर ग्रेड्स, और इसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे, देखो रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके जो बचे खंडहर बन चुका है ये नालंदा यूनिवर्सिटी, उससे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर नंबर 7.11 में, ठीक है। इंडीड, वास्तव में द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रमोटेड नोटेबल अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। अभी गुप्ता काल में क्या रहा, तो लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग पीरियड में लंबे समय तक क्या रही, तो शांति, पीस, स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता बनी रही, जिससे क्या हुआ, तो
इट प्रोमोटेड नोटेबल अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, जिससे विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में क्या हुई तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई। लीडिंग सम हिस्टोरियंस टू लेबल दिस पीरियड द क्लासिकल एज, और इसी कारण कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं इस काल को, इस पीरियड को कहते हैं क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, शास्त्रीय युग इसे कहते हैं। इट वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस एराज वॉज कंसोलिडेटेड एंड कंपाइल्ड इनटू न्यूमरस टेक्स्ट। अभी इसी काल में, इसी समय पर क्या किया गया तो जो पहले के युगों से मिला ज्ञान है, नॉलेज है, उसे एकत्रित किया गया, कंसोलिडेट किया गया, कंपाइल किया गया और अनेक ग्रंथों में उसे संकलित किया गया। ठीक है, यही वो काल था। आगे क्या दिया देखो, संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश, संस्कृत जो लिटरेचर है ओके वो फ्लरिश हुआ मीन्स उसका खूब विकास हुआ, अंडरस्टैंड। विथ कालिदासास वर्क्स एंड मेनी मेजर पुराणास, कालिदास की रचनाएं और कुछ प्रमुख पुराण इसी समय लिखे गए थे। आर्यभट्टा एंड वराह मिहिर आर्यभट्टा recorded major advancements in mathematics and astronomy, while medical text compiled and refined medical theories and practices। अभी ये जो दो लोग हैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर, इन्होंने क्या किया तो गणित और खगोल विज्ञान में क्या किया तो महत्वपूर्ण सी प्रगति उन्होंने उसमें की, एडवांसमेंट उसमें लाया उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में। और मेडिकल टेक्स्ट कंपाइल, और ये जो चिकित्सा ग्रंथ है इसे कंपाइल किया गया, मीन्स उनको संकलित किया गया, उसमें सुधारना की गई, किसमें, मेडिकल टेक्स्ट में, और मेडिकल थियरीज और प्रैक्टिस उसको भी क्या किया गया तो सुधारा गया। मेटलर्जी ऑल्सो प्रोग्रेस्ड एज वी सॉ विथ रस्ट डस्टिंग आयरन पिलर, धातु विज्ञान में भी उन्नति हुई, मेटलर्जी में भी प्रोग्रेस हुई, उन्नति हुई उसमें भी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो रस्ट रेसिस्टेंस आयरन पिलर है इससे ये स्पष्ट होता है। ठीक है, जंग न लगने वाला। ठीक है, दिस स्टेबिलिटी strengthen the economy, allowing the state to support scholars, artists and scientists, leading to cultural and intellectual growth। इस स्थिरता से क्या हुआ तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ओके और जिससे राज्य के जो विद्वान हैं, राज्य को एक फायदा हुआ, जिससे राज्य क्या कर सका तो सपोर्ट कर सका, किसे, स्कॉलर्स को, विद्वानों को, कलाकारों को, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिकों को क्या कर सका तो सहायता दे सका बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, लीडिंग टू कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और इससे इसका क्या परिणाम रहा तो सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास इसकी वजह से हुआ। चंद्रगुप्ता टू केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मेनी लर्न मेन, poets and artists, and his patronage of such diverse talent enriched his court greatly। अभी आप याद देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने क्या किया तो अपने चारों ओर विद्वान रखे, लर्न मैन, ओके, पोइट्स मीन्स कवि और आर्टिस्ट मीन्स कलाकारों को रखा, एंड हिज पेट्रोनेज ये उसने इन सबों को संरक्षण देने की वजह से उसका जो दरबार है वो अत्यंत समृद्ध हुआ, इनरिच हिज कोर्ट ग्रेटली, क्योंकि ये सब डाइवर्स टैलेंटेड लोग उसमें थे। Let us take a look at some of the remarkable figures of this period। हम अभी उस काल के कुछ प्रमुख ऐसे उल्लेखनीय व्यक्ति है उन पर अभी हम प्रकाश डालेंगे, उनके बारे में देखेंगे। ये फिगर नंबर 7.12 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्ता टू गोज टू वॉर, आर्टिस्ट इमेजिनेशन फ्रॉम द 1920s में इमेजिनरी ये बनाया गया था कि चंद्रगुप्ता टू क्या कर रहे हैं तो वॉर के लिए जा रहे हैं, ऐसा वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अभी ये जो कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति है उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे आर्यभट्टा के बारे में। आर्यभट्टा, he lived in कुसुमपुरा नियर प्रेजेंट डे पटना, अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग। अभी आर्यभट्ट जो थे वे कहाँ पे रहते थे, कुसुमपुर जो है वर्तमान में अभी कहाँ पे, पटना के पास वो रहते थे, अराउंड 500 सी, लगभग 500 सी पहले। एंड ऑथर्ड अ शॉर्ट treatise of mathematics and astronomy called आर्यभटिया, ओके और वहाँ पर वो रहते थे, एक प्रसिद्ध वो केंद्र था कुसुमपुरा, और उन्होंने क्या लिखा तो एक संक्षिप्त ग्रंथ लिखा गणित और खगोल विज्ञान पर, और उसका नाम था आर्यभटिया। ठीक है, he gave formulas to calculate the motions of the sun, the moon and the planets। उन्होंने क्या किया तो सूर्य, चंद्र और ग्रहों की जो गति है उसकी गणना का सूत्र उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मोशन करते हैं, उसके कैलकुलेशंस, उसके फॉर्मूलाज उन्होंने बताए। And proposed that the earth spin on its axis which explain the alteration of day and nights। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी जो है वो खुद के एक्सिस पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं।
आप सोच सकते हैं कि 1500-1600 साल पहले ये आर्यभट्टा ने बताया था। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति कितनी पुरानी है, ये आपको इससे समझ में आता है। ठीक है। He gave the length of a year as 365 days, 6 hours, 12 minutes and 30 seconds. Just a few minutes off from the modern value, 365 days, 5 hours, 14 minutes and 45 seconds. आर्यभट्ट ने एक वर्ष की अवधि जो है वो बताई कितनी है, 365 डेज, 6 आवर्स 6 घंटे, 12 मिनट्स और 30 सेकंड की बताई। और अभी मॉडर्न डे में अगर मॉडर्न डे से इसकी अगर मॉडर्न वैल्यू से अगर इसे कैलकुलेट किया जाएगा थोड़ा सा अंतर उसमें है। ठीक है, आज का क्या है तो 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 45 सेकंड, इतना ये आधुनिक मान है, वैल्यू है। ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, मगर ये उन्होंने किया है जब साइंटिफिक चीजें नहीं थी तब इन्होंने बताया है। ठीक है। आर्यभट्टा also provided a fair estimate of the size of the earth and correct explanation for solar and lunar eclipse. ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या किया तो पृथ्वी के आकार का भी काफी सही अनुमान उन्होंने लगाया और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण की भी उन्होंने अच्छी से व्याख्या की। अंडरस्टैंड? His work became the foundation for the further scientific advances in India and beyond. उनका जो कार्य था भारत और अन्य देशों में जो वैज्ञानिक प्रगति होने वाली थी आगे, उसकी उन्होंने नींव रखी, उसका फाउंडेशन उन्होंने रखा। इन मैथमेटिक्स आर्यभट्टा डिस्क्राइब नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग, और साथ ही साथ गणित में भी आर्यभट्टा ने क्या किया तो गणना और समीकरण, इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, समीकरण को हल करने की कई ऐसी विधियां उन्होंने बताई है। ठीक है, some of which you learn at school without knowing that they were first formulated 1500 years before. और आज भी हम इसे क्या करते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं, और ये हमें मालूम नहीं कि ये 1500 साल पहले ही विकसित किया जा चुका है। ठीक है, आगे दिया देखो, वराहा मिहिरा। He was a mathematician, astronomer and astrologer from the same period. उसी काल में एक महान ऐसा ये थे वो मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल शास्त्री, और एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी वो थे। ठीक है। ही लिव्ड इन उज्जैनी, अ सिटी फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। अभी वो रहते कहाँ थे तो उज्जैनी में रहते थे, जो शहर, ये जो नगर प्रसिद्ध था किसके लिए, शिक्षा के लिए, और व्हाट वी कैन से दैट ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप, जहाँ पे शिक्षा और विद्वत्ता की परंपरा के लिए वो प्रसिद्ध था ये शहर, वहां पर वो रहते थे। हिज इंसाइक्लोपेडिक वर्क बृहत संहिता कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी टू वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड इवन फार्मिंग। उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है बृहत संहिता, एक विश्वकोश जैसा ग्रंथ है जिसमें आप देख सकते हैं कि खगोल विज्ञान के बारे में इंफॉर्मेशन है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स मौसम पूर्वानुमान, आर्किटेक्चर वास्तुकला, इसके बाद टाउन प्लानिंग नगर नियोजन, एज वेल एज फार्मिंग, इन सब विषयों का वर्णन वहाँ पे मिलता है उनके बुक में, बृहत संहिता में। हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, उनकी जो क्षमता थी क्या करने की, प्रकृति को, दुनिया को गहराई से देखने की उनके पास क्षमता थी। अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग and combine it with traditional knowledge made a pioneer of science. तार्किक सोच, लॉजिकल रीजनिंग, ओके, पारंपरिक ज्ञान के साथ उसका समन्वय करने की योग्यता, मीन्स ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ में इस लॉजिकल रीजनिंग को एक साथ लाना, इन सब चीज़ों की वजह से, इन योग्यता की वजह से वो क्या बन जाते तो विज्ञान के एक अग्रणी विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से वो करते थे, दुनिया का भी ये भी आप दिया है। ठीक है, आगे एक देख रहे देखो, एक फिगर है 7.14, द यक्षास मैसेज टू द क्लाउड्स, अ सीन फ्रॉम मेघदूतम। मेघदूतम का एक दृश्य है जहाँ पे बादलों के माध्यम से यक्ष संदेश दे रहे हैं। ठीक है, कालिदासा के बारे में क्या है देखो, लिटिल इज नोन अबाउट कालिदास लाइफ। कालिदासा के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, लीजेंड सजेस्ट दैट ही वाज वंस रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स। कुछ लोग बोलते हैं लीजेंड्स कि कुछ लोग जो है उसका उपहास करते थे, उस पर हंसते थे, रिडिक्यूल मीन्स, विच मोटिवेट हिम टू वर्क हार्ड, और इससे उनको प्रेरणा मिली क्या करने की, कड़ी मेहनत करने की, एंड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, और इसी वजह से उनकी लाइफ क्या हो गई तो उसके जीवन को इसी चीज ने बदल दिया। ही इज रिनाउड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर एंड एक्विसाइटली रिफाइंड पोएट्री।
उनको याद किया जाता है। ओके, प्रसिद्ध है वो किसके लिए, तो संस्कृत साहित्य के लिए उनका जो महान योगदान है उसके लिए, और सुंदरसी काव्य के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कॉम्पोजिशंस इज मेघदूतम, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूतम। अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग भी दिया है देखो यहाँ पे, द क्लाउड मैसेंजर। ओके, बादल दूत जिसे कहा गया है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ यक्षा माइनर डिटी, इसमें एक क्या किया गया, तो एक यक्ष की कथा है। यक्ष एक छोटे देवता है, माइनर डिटी, हु आफ्टर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर, जिसे क्या करते हैं, उसके स्वामी जो है वो घर से निर्वासित कर देते हैं, बैनिश कर देते, बैनिश करना में घर से निकाल देते हैं यक्ष को उसके स्वामी, ठीक है, उसके मास्टर। सेंड अ मैसेज टू हिज बिलोड थ्रू अ पासिंग क्लाउड, और एक गुजरते हुए बादल के माध्यम से वो अपने प्रिय को क्या करते, तो संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। कौन, यक्ष। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेनी इमोशंस ऑफ लव, प्रेम की अनेक भावनाओं के साथ साथ इसमें द पोएट डिस्क्राइब, पोएट ने और क्या डिस्क्राइब किया, तो ग्रेट डिटेल ऑफ लैंडस्केप एंड वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत की जो प्राकृतिक दृश्य है, लैंडस्केप जिसे बोल सकते हैं हम, और वेदर में मौसम के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, और इट्स जर्नी टू द बिलोड, ये जो उसकी जर्नी है इसमें आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य और मौसम की भी अत्यंत सुंदर ऐसी विस्तृत वर्णन यहाँ पे मिलता है इस बुक में, दैट इज द मेघदूतम। अंडरस्टैंड, ये कालिदासा का बुक था। डोंट मिस आउट, इसमें क्या दिया देखो, डिड यू नो दैट आयुर्वेदा गॉट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो गुप्ता काल में व्यवस्थित रूप से दिया गया था। कोडिफाइड मीन्स अरेंज और रिटन इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे, व्यवस्थित रूप से लिखना। ठीक है, दिस इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज मच ओल्डर रूट्स गोइंग बैक सेवरल सेंचुरीज BC। अभी ये जो मेडिकल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम इंडिया की, भारत की, ये कई शताब्दियों पहले थी। इसका मतलब है कि ईसा पूर्व काल से ये चली आ रही थी। ठीक है, इंडिया की ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। टेक्स्ट लाइक द, कुछ टेक्स्ट जैसे कि चाणक्य संहिता, सुश्रुता संहिता, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस स्टिल इन यूज टुडे। चाणक्य संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जो कुछ ग्रंथ है जिन पर आज भी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति आधारित है। ठीक है, वर कंपाइल एंड गिवन देयर फाइनल शेप ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और ये जो आयुर्वेदिक पद्धति है इनको संकलित किया गया गुप्ता काल में और उनको अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, दे डील विथ अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, इन ग्रंथों में रोगों की क्या अलग अलग टॉपिक्स पर इसमें चर्चा की गई, जैसे कि कैटलॉगिंग एंड डायग्नोसिंग डिजीज, रोगों की पहचान करना, उसका वर्गीकरण करना। अंडरस्टैंड, द ट्रीटमेंट, उनके उपचार करना, द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और क्या करना, तो आहार का महत्व, अच्छे आहार, अच्छे अगर स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, उसका महत्व बताने का काम इन बुक्स में हुआ था। द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, औषधों को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन बुक्स में थी। ठीक है, एंड सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस फॉर देयर टाइम। ओके, और साथ ही साथ कौन सी सर्जिकल टेक्निक जिसे कहा जाता है शल्य चिकित्सा, इन तकनीकों का वर्णन उन बुक्स में, उन ग्रंथों में मिलता है। इंपॉर्टेंटली, आयुर्वेदा एम्फसाइजेस होलिस्टिक हीलिंग एंड डीप कनेक्शन बिटवीन द माइंड, बॉडी एंड नेचर। ओके, अभी ये जो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आयुर्वेद की, वो क्या थी, तो संपूर्ण उपचार पर बल देना है। मन, शरीर और प्रकृति, मीन्स माइंड, बॉडी एंड नेचर, इनके बीच एक जो गहरा संबंध है उनको महत्व देने का काम इस आयुर्वेदा में किया जाता है। आगे देखते देखिए, द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, सौंदर्य की खोज। तो इसमें क्या देख सकते हैं आप कि द गुप्ता रूलर्स क्रिएटेड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट वेयर क्रिएटिविटी एंड क्राफ्टमैनशिप थ्राइव। अब ये जो गुप्ता शासक थे उन्होंने क्या किया, तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाया, अनुकूल सा वातावरण बनाया, जिससे क्या होगा, तो क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, और क्राफ्टमैनशिप थ्राइव, शिल्पकला का खूब विकास इसकी वजह से हुआ, इस सपोर्टिव इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, सम ऑफ द आइकॉनिक वर्क्स ऑफ हिस्ट्री वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम, और इतिहास की जो कुछ ऐसी अत्यंत प्रसिद्ध ऐसी कलाकृतियां है वो इसी समय बनाई गई थी। ठीक है, मेनी की सेंटर्स ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम्स, इस काल में कला के कई केंद्र उभरे, बनाए गए। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें क्या है, तो सारनाथ नियर वाराणसी इन प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, नोन फॉर इट्स एक्विसाइड स्कल्पचर ऑफ बुद्धा।
अब इसमें से है सारनाथ। अब ये सारनाथ का है तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास में। और यहाँ पे विशेष रूप से बुद्ध की जो सुंदर मूर्तियां है वो इसके लिए सारनाथ प्रसिद्ध है। ठीक है। एंड द इंस्पायरिंग अजंता केव्स इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। और इसी तरह से वर्तमान में महाराष्ट्र में भी क्या है तो अजंता की गुफाएं भी इसी काल में बनाई गई है। ये उदाहरण है इस महान काल का, आप देख सकते हैं। ठीक है। द रॉक कट केव्स एंड डिटेल्ड कार्विंग ऑफ डेटीज एट उदयगिरी मध्य प्रदेश आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस एबंडेंट एस्थेटिक प्रोडक्शन। रॉक कट केव्स जो कहाँ पर है, उदयगिरी मध्य प्रदेश में है। वहाँ की जो गुफाएं है चट्टानों को काटकर बनाई गई, वहाँ पे देवताओं डेटीज को क्या किया तो अच्छे से कार किया गया, उनकी मूर्तियां बनाई गई और उस पर बारीक ऐसी नक्काशी आप देख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है किसका, तो उस समय जो समृद्ध ऐसी कला परंपरा को दर्शाने का काम इससे होता है। और इससे ही क्या बोला जाता है, गुप्ता आर्ट से कभी कभी बोला जाता है। ठीक है। सेट इसने क्या किया था, एक सेट किया हाई स्टैंडर्ड ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी दैट लेफ्ट लास्टिंग इम्पैक्ट। एक क्या किया तो क्या बोल सकते हैं उसे, हाई स्टैंडर्ड उसने सेट किया। एस्थेटिक मींस सौंदर्य और कलात्मक तक ब्यूटी का। ओके। और इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो प्रभाव वो लंबे समय तक बना रहा। फिगर नंबर 7.15 से लेकर 7.18 तक हमें देखना है। तो अभी यहाँ पर आ रहे हैं हम 7.15 से लेकर 7.18 तक। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गुप्ता आर्ट, तो 7.15.1 से लेकर 7.15.3। इसमें जो थर्ड इमेज आपको दिख रही है, दिस टेराकोटा स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। ओके। ये गुप्ता काल की ये टेराकोटा मीन्स पकी हुई मिट्टी की बनी ये मूर्तियां हैं, अहि क्षेत्र जिसे बोल सकते हैं हम, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है। डिपिक्ट इंडिया सैक्रेड रिवर्स, जो भारत की पवित्र नदियां हैं, कौन सी, गंगा एंड यमुना, इनको दर्शाने का काम वो कर रही है। ठीक है। ये थर्ड इमेज। ओके। देयर वाहनास डिस्टिंग्विश देम, उनके जो वाहन हैं वो उन्हें अलग पहचान देते हैं। जैसे कि गंगा स्टैंड्स ऑन अ मकरा। ओके। माइथिकल क्रिएचर अकीन टू अ क्रोकोडाइल। ठीक है। गंगा जो है वो मकरा मीन्स मगरमच्छ जैसे दिखने वाला एक पौराणिक जीव है, उस पर खड़ी है। ओके। और उसके बाजू में है यमुना जो टॉर्टाइस पे खड़ी है, टॉर्टाइस मीन्स कछुए पे खड़ी हुई है। वाटर फ्लॉज ओवर देयर हेड्स एंड द पॉट इज अनदर रिमाइंडर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन एज रिवर। और सिर पर उनके क्या हो रहा है तो पानी बहता दिखाया गया है और हाथ में पकड़ा कलश भी है, उनके नदी के रूप का वो संकेत दे रहा है। ठीक है। कैन यू सी, अच्छे से आप देख सकते हैं इस इमेज को। उसके बाद की जो इमेज है दैट इज 7.16। लेफ्ट साइड में देवगढ़ है, यू कैन सी दैट देवगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है। और राइट साइड में है विष्णु ऑन शेषनाग फ्रॉम दशावतार टेम्पल। ये दशावतार टेम्पल में विष्णु जो है वो क्या है तो लॉर्ड विष्णु वो कहाँ पर है तो शेषनाग पर विराजमान है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। आगे जो इमेज दिख रही है 7.17, फिगर नंबर 7.17, द रिनाउड अजंता केव्स वर कार्व्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द सपोर्ट ऑफ गुप्ताज एंड वाकाटकास। अभी ये जो अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो गुप्ता काल में बनाई गई और इसको संरक्षण किसने दिया तो गुप्ता और वाकाटकों के संरक्षण में ये बनाई गई। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। ठीक है। ये अजंता केव्स है। एंड लेफ्ट हो गया, क्या दिया देखो, लेफ्ट एन इलाबोरेट केव replicating a temple with a center stupa from which a seated Buddha emerged. Note the arched roof imitating wooden beams. बाएं साइड में लेफ्ट में एक भव्य गुफा है जो मंदिर जैसी है और जिसके बीच में क्या है तो स्तूप है और उस पर विराजमान कौन है तो बुद्ध की आकृति आपको दिखाई देंगी। अगर छत की तरफ आप देखेंगे तो लकड़ी की कड़ियों जैसा यहाँ पे बनाया गया है, अंडरस्टैंड, रूफ जिसे हम बोल सकते हैं। राइट साइड में है अ पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र आप देख सकते हैं राइट साइड में। यहाँ पे और नीचे दिया देखो 7.18.1 से लेकर 7.18.3 ये तीनों इमेजेस आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पे तो उदयगिरी की जो गुफाएं है केव्स एंड गुप्ता एरा टेम्पल्स नियर सांची आर बोथ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अब ये उदयगिरी की जो गुफाएं है और साथ ही साथ सांची के पास जो गुप्तकालीन मंदिर है दोनों भी कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में है। ऊपर गुफाएं और नीचे मंदिर आप देख सकते हैं जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए, गुप्ता एरा में बनाए गए। तो अर्जुन एंड कर्णा इन बैटल अ स्कल्प्टेड डिपिक्शन फ्रॉम द महाभारत। ओके, इसमें क्या देख सकते हैं कि अर्जुन और कर्ण के युद्ध का एक दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, महाभारत
का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, गुप्ता का पतन। By the 6th century, the Gupta Empire began showing signs of decline as the later rulers faced challenges from the external invasions. Okay, 6th century तक क्या हो गया, तो जो गुप्ता साम्राज्य उनका साम्राज्य में क्या हो गया, तो पतन के संकेत दिखाई देने लगे, साइन दिखाई देने लगा डिक्लाइन का। और बाद में जो गुप्ता शासक आए उनको बाहरी आक्रमणकारी उनकी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चैलेंजेस थे उनके सामने एक्सटर्नल इन्वेशन के, बाहरी आक्रमणों के। अंडरस्टैंड, किसके सामने? बाद में जो गुप्ता शासक बने उनके सामने। द फियर्स हुना ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैक द एम्पायर। मध्य एशिया से आए जो शक्तिशाली हून थे, हुना ट्राइब्स, ये बार बार क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। अंडरस्टैंड, इसकी वजह से क्या हो गया, वीकन इट्स कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इंडिया। और इसकी वजह से गुप्ता जो ये है एम्पायर, वो जो है वो उत्तर भारत में उनका नियंत्रण कमज़ोर हो गया। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे द राइज ऑफ पावरफुल रीजनल रूलर्स लेड टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और इससे और एक चीज़ हो गई कि शक्तिशाली ऐसे क्षेत्रीय शासकों का उदय हो गया। इसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, मीन्स आंतरिक संघर्ष भी बढ़ने लगे थे। हाउएवर, लेकिन वॉज दिस ट्रूली द एंड? क्या यही वास्तव में अंत था? और द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड दैट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री? या फिर भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ की शुरुआत थी? ठीक है, इसके बारे में हम इसी साल के जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, मीन वाइल इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, इसी दौरान दक्षिण और उत्तर पूर्व में क्या चल रहा था इसके बारे में समझेंगे। लेट अस गो बैक टू द मैप इन फिगर 7.8। फिर से अब क्या करेंगे, 7.8 का जो मैप है उसके तरफ जाएंगे हम। वाइल द गुप्तास रूल्ड इन द नॉर्थ, ओके, जब गुप्ता जो थे वो गुप्ता शासक क्या कर रहे थे, उत्तर में शासन कर रहे थे। ठीक है, द पल्लवास इमर्ज एज अ पावरफुल डायनेस्टी इन द साउथ। और उसी टाइम पे दक्षिण भारत में पल्लवा जो थे एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभर रहे थे। ठीक है, ग्रेजुअली कंसोलिडेट, ये जो पल्लवास थे ग्रेजुअली कंसोलिडेटिंग देयर पावर इन पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और ये जो थे उन्होंने क्या किया, तो धीरे धीरे पल्लवास ने क्या किया, तो धीरे धीरे अब करंट में जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश में है, इन कुछ हिस्सों पे अपनी शक्ति को क्या कर दिया था, मजबूत कर लिया था। देयर ओरिजिन्स आर नॉट क्लियरली नोन। पल्लवा की जो उत्पत्ति है इसके बारे में स्पष्ट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अंडरस्टैंड, बट दे अपीयर टू हैव बीन अ ट्रिब्यूटरी पावर अंडर द सातवाहनास whom we encountered in the previous chapter and to have gained power as the Satavahanas decline। जिनके देखो इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पहले सातवाहना हो गए उनके अधीन एक कर देने वाली वो शक्ति थे। अंडरस्टैंड, ट्रिब्यूटरी पावर थे वो। ट्रिब्यूटरी पावर मीन्स जो सातवाहनास को क्या करते थे, टैक्स देते थे। ठीक है, वो ऐसे पल्लवास थे। ठीक है, इस जिनके बारे में सातवाहनास के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उनके अंडर में ये काम करने वाले थे पल्लवास। ठीक है, जैसे 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 सातवाहनास का पतन हुआ, पल्लवास की शक्ति क्या हो गई, तो बढ़ती चली गई। ठीक है, पल्लवास वर ऑल्सो ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पल्लवा शासक जो थे वो भी कला और वास्तुकला के महान ऐसे पेट्रोनज थे, मीन्स संरक्षक थे। Most of them were devotees of Shiva and are credited with constructing magnificent temples and rock-cut caves, some of which we will visit when we explore classical Indian architecture। अभी ये जो थे पल्लवा शासक थे वो क्या थे, तो शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने भव्य से मंदिर बनाए, चट्टानों को काटकर अलग अलग गुफाओं का निर्माण किया, केव्स उन्होंने बनाई। इसके बारे में हम जो है वो जब शास्त्रीय भारतीय वास्तुकला का इतिहास हम देखेंगे उस दौरान हम इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। द कैपिटल ऑफ पल्लवास, ओके, जो कैपिटल थी पल्लवास की वो थी कांचीपुरम। ओके, प्रेजेंट ये कहाँ में है, तमिलनाडु में है। ऑफन नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, इसे ये जो कांचीपुरम है इसे क्या बोला जाता है, तो 1000 मंदिरों का नगर इसे कहा जाता है। ठीक है, डेवलप्ड एज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द साउथ,
ये जो कांचीपुरम है दक्षिण भारत में एक शिक्षा का प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में से ये विकसित हुआ ये शहर, ठीक है। और ये कैपिटल था पल्लवास का। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ घटिकाज सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट इमर्ज ड्यूरिंग द रीगन ऑफ सातवाहनाज, ओके, फॉस्टर एन इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अभी सातवाहनाज का जो पीरियड था उस टाइम पे स्थापित हुई जो घटिकाएँ थी, घटिकाज थे, ये क्या थे तो शिक्षा के केंद्र थे। अंडरस्टैंड, इसमें क्या किया जाता था तो शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल ऐसा वातावरण तैयार किया जाता था, ठीक है। एजुकेशन मीन्स शिक्षा और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मीन्स जिसे क्या बोल सकते हैं हम, बौद्धिक विकास के लिए वातावरण तैयार किया जाता था वहाँ पे घटिकाज में। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या था तो द कामरूपा किंगडम मीन्स कामरूप राज्य था, कामरूप किंगडम था, रूल्ड बाय द वर्मन डायनेस्टी। और इस पर कौन रूल कर रहे थे, कौन शासन कर रहा था तो वर्मन वंश जो है वो वहाँ पे शासन कर रहा था। एक्सटेंडेड ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली ब्रॉडली प्रेजेंट डे आसाम एंड नॉर्थ एंड द नदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल एंड बांग्लादेश, ओके। अब ये जो वर्मन डायनेस्टी वो कहाँ पे रूल कर रही थी, जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ब्रह्मपुत्र घाटी, अभी करंट में जिसे बोल सकते हैं प्रेजेंट डे में आसाम, और जो नदर्न पार्ट है प्रेजेंट डे बंगाल और बांग्लादेश की उत्तरी भागों तक ये फैला हुआ था, ठीक है। एन एनिशियंट नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम इज प्रागज्योतिष मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत। अभी असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी इसका प्राचीन नाम जो है वो प्रागज्योतिष है, ओके, जिसका उल्लेख हमें मिलता है कहाँ पे, रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। द लेटर टेक्स्ट मेंशन, ओके, भागदत्ता किंग ऑफ, अभी ये भागदत्ता किसका किंग था इसके बारे में दिया है, देखो भागदत्ता प्रागज्योतिषा मॉडर्न डे आसाम एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ कौरवाज इन द ग्रेट वॉर। महाभारत में जो प्रागज्योतिष है ये राजा भागदत्त का उल्लेख वहाँ पर है, जो महाभारत हुआ उस महायुद्ध में वो कौरव की ओर से लड़ा था, ठीक है। एंड सम हिस्टोरिकल रूलर्स क्लेम हिम अमंग देयर एंसेस्टर्स, और जो कुछ ऐतिहासिक शासक है उन्होंने क्या किया तो ये जो भागदत्त है उसे अपना पूर्वज भी माना था, ठीक है। बी दैट एज इट मे the Kamrupa kingdom was a prominent cultural and political center. Temples and monasteries flourish as hubs of learning. अब ये जो भी हो, जो कामरूप राज्य एक महत्वपूर्ण ऐसा क्या था तो प्रोमिनेंट कल्चरल, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एंड पॉलिटिकल सेंटर मीन्स राजनीतिक केंद्र था, और टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज मीन्स या मंदिर और मठ जो थे वो फ्लरिश हुए थे एज अ सेंटर, एज अ हब ऑफ लर्निंग। ये जो दोनों थी मंदिर और मठ, ये शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे, ठीक है। बोथ द पल्लवास एंड कामरूपा आर मेंशन इन द प्रयागा प्रशस्ति वी सॉ अर्लियर। पल्लवा और कामरूपा जो है ये दोनों का उल्लेख हमें मिलता है कहाँ पे तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो हमने पहले देखा है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन्स समुद्रगुप्ता डिफीटेड अ पल्लवा रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीगन। अपने दक्षिण अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने क्या किया था तो एक पल्लवा शासक को हराया, लेकिन उस पर उस क्षेत्र पर सीधा शासन उन्होंने नहीं किया, किसने, समुद्रगुप्ता ने, ठीक है। इंस्टेड ही लेट द लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लवास कीप देयर थ्रोन्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड हिज रूल एंड पेड ट्रिब्यूट्स, ओके। और इसके बजाय उन्होंने क्या किया, जो स्थानिक राजा है उनको, स्थानिक राजाओं में कौन, पल्लवा को उनके सिंहासन पर बैठे रहने की अनुमति दे दी, और कंडीशन रखी कि आप शासन करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे अंडर में शासन करते रहना पड़ेगा और हमें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। ट्रिब्यूट मीन्स भू कर देना पड़ेगा, ज़मीन पर कर देना पड़ेगा, ठीक है। दिस हेल्प मेंटेन पीसफुल रिलेशन। इसकी वजह से क्या हो गया तो शांतिपूर्वक से संबंध बनाए रखने में मदद मिली, ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशंस इन द नॉर्थ ईस्ट समुद्रगुप्ता डिफीटेड द रूलर ऑफ कामरूपा बट डिड नॉट टेक डायरेक्ट कंट्रोल।
और इसी तरह उत्तर पूर्व में जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने भी कामरूप के शासक को हराया, लेकिन वहाँ पे भी सीधे नियंत्रण नहीं किया। ठीक है, बाय नाउ वी हैव सीन द पैटर्न रिक्योर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। अब तक हमने देखा कि यह जो राजनीति का ये पैटर्न है कई बार यहाँ पे उन्होंने दोहराया था। ठीक है, द गुप्ता पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस। गुप्ता काल जो था वो एक प्रगति का समय था। ठीक है, रिमार्केबल प्रोग्रेस का वो समय था, असाधारण ऐसा प्रगति का वो समय था। इट्स इन्फ्लुएंस स्ट्रेच फार बियॉन्ड द एम्पायर, शेपिंग आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड गवर्नेंस फॉर सेंचुरीज। इसका प्रभाव जो था साम्राज्य की सीमाओं से अधिक दूर तक फैला हुआ था। इसने क्या किया तो शेपिंग आर्ट, ठीक है, आर्ट मीन्स कला, विज्ञान, लिटरेचर मीन्स साहित्य एंड गवर्नेंस फॉर सेंचुरीज, और प्रशासन को कई सदियों तक आकार दिया। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, एडवांस इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी among other fields laid the foundation for future scientific and technological growth, while beautiful temples and Sanskrit literature continue to inspire today. Okay, mathematics, उसके बाद दिया देखो एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान, मेडिसिन चिकित्सा, और मेटलर्जी मीन्स धातु विज्ञान में जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई, इनमें जो उन्नतियाँ हुई वो भविष्य की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की उन्होंने नींव रखी, में शुरुआत कर दी। इन सब चीज़ों की जो डेवलपमेंट हुई थी गुप्ता पीरियड में, इसकी वजह से क्या हो गया तो भविष्य की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की उसने नींव रखी थी। ठीक है, और साथ ही साथ भव्य से मंदिर, संस्कृत साहित्य आज भी की प्रेरणा के क्या है तो स्रोत हमें दिखाई देंगे। द गुप्तास क्रिएटेड अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी। गुप्तास ने क्या किया तो स्थिर और समृद्ध समाज की स्थापना की। ओके, सेटिंग अ मॉडल फॉर फ्यूचर रूलर्स, और भविष्य के शासकों के लिए एक आदर्श मॉडल वो थे। देयर लेगेसी स्टिल अलाइव इन इंडियाज कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ, मार्किंग दिस एरा एज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। आज भी हम देख सकते हैं उनकी जो विरासत है वो आज भी भारत की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली में जीवित है। अंडरस्टैंड, मार्किंग दिस एरा एज वन ऑफ द हाई पॉइंट इन इंडियन सोसाइटी। और इस यहाँ पर अपना ये चैप्टर होता है समाप्त। एक टाइमलाइन दी है वो हम देखेंगे, क्या दिया देखो, 300 से लेकर 600 तक सी। ओके, ये जो टाइम ड्यूरेशन है 300 ईयर्स का, तो इसमें कौन सा राजा कौन कब आया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। देखो वाकाटकाज जो थे वो रूल कर रहे थे 300 सी पहले से लेकर 500 सी तक। ठीक है, इसके बाद देखें तो कामरूपा आए कब 350 से लेकर 600 के बाद ही वो चले। गुप्तास जो थे वो 300 से लेकर 550 सी तक, और पल्लवास जो थे वो 300 से शुरुआत हो गई उनकी, और बाद में 600 सी के बाद भी वो रूल करते रहे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे कि समुद्रगुप्ता 350 थे वो रूल कर रहे थे, तो चंद्रगुप्ता 2 तक मीन्स 400 तक। उसके बाद चंद्रगुप्ता के बाद यह देखो प्रभावती गुप्ता, उनकी लड़की का नाम है, वी ऑल नो दैट। कालिदासा का टाइम पीरियड भी दिया है, 400 से लेकर 450 के दौर में कालिदासा आए। उसके बाद आर्यभट्ट आए 500, और वराहा मिहिरा 550 को वो आए। तो ये टाइमलाइन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे तरह से समझ में आ गया है, जिसमें हमने देखा है कि गुप्ता एरा और एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। ओके, और आगे वाला जो पॉइंट है क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़, ये इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई आपके क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।